बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन दी अदर साइड। मैं हूं आपके साथ वाइज़ा शिराजी। नाज़रीन, पाकिस्तान में वैसे तो सियासी टेम्परेचर कभी भी कम नहीं होता, कुछ ना कुछ तो पाकिस्तानी सियासत है, कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि अब जो मौजूदा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इलेक्शंस हो जाएंगे तो उसके बाद स्टेबिलिटी आ जाएगी, एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा था। लेकिन अब वो सियासी टेम्परेचर जो है जिसकी हम एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हुए थे कि कम हो जाएगा, उसमें मज़ीद इजाफा देखने में आ रहा है। अब ये जो कल से पाबंदी लगी है अडयाला जेल में, उस पे तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो काफ़ी एग्रेसिव भी हैं, काफ़ी ज़्यादा वो तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं और उसके साथ वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके बेचैन भी हैं कि आखिर उनको उनके कायद से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। नाज़रीन, जहाँ पे ये सारी सिचुएशन है वहाँ पे 2 हफ्ते के लिए डेफिनेटली कल से पाबंदी लगी हुई है। अडयाला जेल में जितने भी लोग हैं, वो कुछ दूसरी जेलों के भी सामने आ रही हैं सूरत हाल की, उनकी भी चेकिंग देखनी है। लेकिन अडयाला जेल के हवाले से कि 2 हफ्तों के लिए वहाँ पे मुलाकात नहीं होनी। नाज़रीन, इसका सारा मलबा तहरीक इंसाफ ने डाल दिया है इंटीरियर मिनिस्टर जनाब मोहसिन नकवी साहब पे। मोहसिन नकवी साहब की पहले जब तैनाती हुई थी एज चीफ मिनिस्टर पंजाब, तो उस वक्त भी वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो चुकी थी, क्योंकि तहरीक इंसाफ के बकौल वो समझती थी कि उनको टफ टाइम देने के लिए पंजाब में मोहसिन नकवी साहब को लाया गया है, और ये उनका स्टांस था तहरीक इंसाफ का। अब जबकि मोहसिन नकवी साहब को इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया गया है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि इस तरह से मामला सामने आए, तो अब दोबारा से तहरीक इंसाफ ये समझती है कि दोबारा ये जो मोहसिन नकवी साहब की तैनाती की गई है, ये उन्हीं के गिर्द कोई दायरा घूमता है जिस पर उनको टफ टाइम दिया जाएगा। इस पर भी बात करेंगे कि ये सारी जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं नाज़रीन, ये भी ऑलमोस्ट कुछ की राय डिफरेंट है, कुछ की राय यही है कि अब तहरीक इंसाफ को पंजाब में तो टफ टाइम मिलेगा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर भी बात करेंगे। इस सब के साथ साथ नाज़रीन, एक और एंगल भी है पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का। एक और नई बहस चल पड़ी है, वो ये है कि क्या वक्त आ गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी मेन स्ट्रीम बड़ी जमात के साथ मिलके, क्योंकि तहरीक इंसाफ बजाता तो खुद भी बड़ी जमात है, लेकिन अब वो तहरीक इंसाफ लेट सुन्नी इत्तेहाद बन गया है, तो उनके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज इस पर बन गए हैं। उनको किसी बड़ी मेन स्ट्रीम जमात के साथ मिलना पड़ेगा, उनको उनके साथ बात करनी पड़ेगी, ताकि अगर उन्होंने मेन स्ट्रीम की सियासत करनी है तो उसके लिए उनको जो है उसमें आना पड़ेगा। अगर अलायंस बनाने के हवाले से देख लें तो पीपल्स पार्टी ऑलरेडी फ्लर्ट कर रही है। जरदारी साहब ने सदर बनने से पहले भी ऑलिव ब्रांच दिया था, उसके बाद भी प्रेसिडेंट बनने के बाद भी उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया, यानी कि वो चाह रही है पीपल्स पार्टी की किसी ना किसी तरह से तहरीक इंसाफ के साथ बात हो जाए। और ये बात उन्होंने अलायंस करने से पहले पीएमएलएन के साथ ये अनाउंस की थी बिलावल साहब ने कि हमारी प्रायोरिटी जो थी, हमें तहरीक इंसाफ के साथ बात करना चाहिए, लेकिन उन्होंने हमसे बात करना नहीं चाहिए। अगर वो हमसे बात करते तो उनके साथ डेफिनेटली बात आगे बढ़ सकती थी। अब दोबारा नाज़रीन, ये जो क्या ये एक जो फ्रेंच पार्टीज़ का ये जो इत्तेहाद है, पीएमएलएन के इत्तेहादी गवर्नमेंट है, क्या ये चल पाएगी नहीं चल पाएगी, ये अपनी जगह बहुत बड़ा सवाल का निशान है। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे एक जो अहम सवाल है, जो मेरी नज़र में अहम सवाल है, सब ये बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट बन गए हैं जरदारी साहब, प्रेसिडेंट साहब ये करेंगे, इस तरह से करेंगे, अलामती प्रेसिडेंट नहीं होंगे। मेरा सवाल यहाँ पे है कि जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने क्यों है? अगर हम पर्क्स के हिसाब से देखें तो जरदारी साहब को पर्क्स की ज़रूरत नहीं है, तो वो प्रेसिडेंट बने क्यों? इनको क्या ज़रूरत थी प्रेसिडेंट बनने की, इस आईनी ओहदा को लेने की? अगर हम प्रोटोकॉल्स के हवाले से देखें, वो भी जरदारी साहब को प्रोटोकॉल्स को ख़ास नहीं चाहिए, तो आखिर उनको फिर ये प्रेसिडेंसी क्यों चाहिए थी? क्या आगे चल के, क्योंकि प्रेसिडेंसी जो है वो एक इस तरह का, मुझे लगता है, हो सकता है कि मेरे जो एनालिस्ट हैं उनकी राय मेरे से मुख्तलिफ हो सकता है कोई इस राय से जो है वो इख्तलाफ करे, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि हो सकता है आगे जाके कुछ अरसे के बाद, जब ये हुकूमत जो मौजूदा पीएमएलएन की हुकूमत है इत्तेहाद की सूरत में, ये जब अपने तमाम जिसे कहते हैं ना कि बॉल जो है वो करवा चुकी होगी, अपने तमाम प्ले खेल चुकी होगी, अपने तमाम गोल करवा चुकी होगी, और जब इनको लगेगा कि ये हुकूमत फेलियर की तरफ जा रही है, उस वक्त, क्योंकि दो मसाइल इस वक्त तहरीक इंसाफ पीएमएलएन नहीं है, मसाइल इस वक्त तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी नहीं है, मसाइल इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ है, तो उस वक्त हो सकता है जरदारी साहब तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई अहम किरदार अदा करें, कोई मुफाहमत का किरदार अदा करें, किसी ब्रिज की वो उस सूरत में सामने आए तो उनके मामला कुछ सेटल्ड हो जाए और उसके बाद जरदारी साहब अपना मूव खेलें। क्योंकि जरदारी साहब को हम जितना सिंपल समझते हैं, वो सियासत में उतने सिंपल मूव खेलते नहीं हैं।
बड़े क्रिटिकल किस्म के मूव खेलते हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म के मूव खेलते हैं। ऐसे उनको सियासत का बादशाह नहीं कहते हैं और मुफाहमत का बादशाह भी उनको कहते हैं। और जो मूव इस तरह से अभी पीपल्स पार्टी खेल चुकी है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा अभी हम देख रहे हैं कि एक और जो बहस है वो भी है, दूसरी जानिब कन्फेडरेशन का एक और एंगल भी सामने आया है। अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर जो नाजरीन इलेक्शन कमीशन में एक पटिशन फाइल की गई जिसमें कहा गया कि उन्होंने कोई 700 प्लस कनाल है उनकी ज़मीन थी जो दर हकीकत उनकी है, लेकिन उन्होंने शो नहीं की है। तो कागजात में शो किया हुआ है कि उन्होंने वो ज़मीन बेच दी है और फिर उसके अगेंस्ट उन्होंने शायद कोई लैंड क्रूज़र भी लिया। ये सारी सिचुएशन सामने आ रही है। अब वो एक सेल्ड ट्रांजैक्शन शो की हुई है उनके नाम पर। अब नाज़रीन, अगर दूसरी जानिब जो उनका जवाब सामने आया है गंडापुर साहब की जानिब से, वो ये कह रहे हैं कि जी वो इसका नॉमिनल ये ज़मीन मेरे नाम पे है, असल मालिक वही आदमी है दूसरा, तो जब वो कहेगा उसके नाम ट्रांसफ़र कर दूंगा। क्या नाज़रीन ये मामला इतने सिंपल नहीं है? क्या ये दोबारा से हम देखें कि कोई डिस्क्वालिफिकेशन की एक मूव है जिसको इसको स्टार्ट किया जा रहा है 28 तारीख को, अब 28 मार्च को इसको सुनने भी जा रहा है इलेक्शन कमीशन। क्या दोबारा से एक मूव होगी और उसका काउंटर मूव ये सारा कुछ चलेगा, और क्या एक दफ़ा फिर से सियासत में डिस्क्वालिफिकेशन होती नज़र आ रही है? इस सब पे भी बात करेंगे। और नाज़रीन, इस सब के साथ IMF स्टाफ लेवल मुआहदे के हवाले से भी काफ़ी हमारी जो है मौजूदा हुकूमत मुतमईन है। और आज अता तारर साहब जो हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात, उन्होंने एक धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ पे ये इल्ज़ाम लगाया है कि तहरीक इंसाफ जो है वो यूरोपीय यूनियन को कह रही है कि पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस वापस ले लिया जाए, जिस पे तहरीक इंसाफ ने कंडेम कर दिया है। उन्होंने डिनाई कर दिया, उन्होंने कहा जी हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये गलत बयानी की जा रही है। वैसे हमारे जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं वो काफ़ी, अता तारर साहब जो हैं काफ़ी जल्दी स्टेटमेंट दे दिया करते हैं। माजी में भी हमने देखा एक वकील की जब उनको कत्ल किया गया था तो तब भी उन्होंने फ़ौरन आकर तहरीक इंसाफ के जो बानी पीटीआई हैं उन पर इल्ज़ाम लगा दिया था, आधे घंटे के अंदर अंदर, काफ़ी जल्दी दिखाते हैं। लेकिन अब ये किस बेस पे कह रहे हैं, इस सब पे भी बात होगी नाज़रीन एक ब्रेक के बाद। दुरानी साहब एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया दुरानी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब। दुरानी साहब, आज बड़ी अहम मुलाकात हुई है, पहले उसी से आगाज़ कर लेते हैं, फिर बाकी डिस्कशन जो इंट्रो में हुआ उस पे उस एंगल्स को भी देखेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब जो कि CM KP हैं और वज़ीर आज़म साहब के माबैन बड़ी अहम मुलाकात, कुछ इस पे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, कुछ बातें भी चल रही थी, कुछ एनालिसिस भी सामने आ रहे थे कि हो सकता है कि ये मुलाकात हो जाए लेकिन इस पर किसी बात पर इत्तफ़ाक़ ना हो। अभी तक की जो इत्तलात पहुँची है वो एक मस्बत मीटिंग रही है। अली अमीन गंडापुर साहब ने भी जो बाद में बात की है मीटिंग के बाद, वो भी काफ़ी कॉन्फिडेंट थे। आपको क्या लगता है, क्या ये सूबों के मसाइल हल कर सकेंगे, हो जाएंगे हल KP के हवाले से, स्पेशली तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वहाँ पे? देखिए, बात ये है कि सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा ना कि अली अमीन गंडापुर साहब का स्टांस क्या रहा है। जब से उनकी हुकूमत जो है वो फॉर्म हुई है, या इवन हुकूमत फॉर्म होने से पहले से जो उनका जो स्टांस था वो आप सबके सामने था। और सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे ही शहबाज शरीफ साहब ने ओथ जो है उन्होंने उठाया है प्राइम मिनिस्टर का, और उसके बाद उन्होंने बलोचिस्तान और पेशावर का उन्होंने दौरा किया है, जो वहां पे जो रेन फ्लड इफेक्टेड जो एरियाज थे, तो अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या बात कही, उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि ये फॉर्म 47 के हैं, ये नाजायज है, नाअहल है, गैर कानूनी है, तो मैं इसको वज़ीर आज़म नहीं मानता। और उसके बाद उनके थे पै दर पे जो थे उनके जो थे बयानात आए, जिनमें से एक उनका बयान ये भी था कि जो KPK में कोई भी गाड़ी जो है बगैर तलाशी के दाखिल नहीं हो सकेगी। उसका बेसिकली वो कहना ये चाह रहे थे कि पंजाब से या मरकज से कोई भी शख्स जो है वो किसी भी सियासी हैसियत का मालिक है, वो मेरे इलाके में घुस नहीं सकता जब तक कि मैं उसको इजाजत ना दूं। और उसके बाद जो आज जो कुछ भी हुआ है, इस पे सबसे पहली बात तो ये है कि देखना ये पड़ेगा कि ये ख्वाहिश किसकी थी। क्या ये मिनिस्टर की ख्वाहिश के ऊपर ये मीटिंग रखी गई थी, या ये ख्वाहिश जो थी अपना अली अमीन गंडापुर साहब की जानब से हुई है, या ये किसी और वजूहात की वजह से ये जो है मीटिंग हुई है। और उसके बाद जो आप बात कर रही हैं कि मीटिंग के बाद जो उन्होंने बड़ी कॉन्फिडेंटली उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं, और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जी अब तो हुकूमतें बन चुकी हैं, अब हमें अवाम के मसाइल की जानब देखना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे मसाइल जैसे जो है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ डिस्कस भी किए हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो उन पे जो है नजर सानी करने का या उन पे गौर करने की उन्होंने यकीन दहानी दिलाई है।
और इस तरह की बातें की हैं। तो देखिए बात ये है कि ये अब उनका स्टांस जो है वो ठंडा इस वजह से नहीं हो रहा कि उनके ऊपर मुकदमात बनाए जा रहे हैं। देखिए ये मुकदमात जिनकी आप बात कर रहे हैं, खासतौर पे उनकी नाअहली की बात कर रहे हो इलेक्शन कमीशन में, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि उसकी सुनवाई भी शुरू होने वाली है। हम्म ये तो उनके वज़ीर आला बनने से पहले से ही ये बातें बाहर आ गई थी हम्म कि अगर बहुत जल्द, क्योंकि जैसे ही इलेक्शन का जो है ये मामला ठंडा बैठेगा और उसके बाद जो स्क्रूटनीज़ के और बाकी जो मसाइल होंगे, जैसे ही वो थोड़ा-सा गर्द बैठनी शुरू होगी, उसके फौरन बाद ही अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ जो है ये चीज़ें सामने आनी शुरू हो जाएंगी। हम्म तो अगर ये कहा जाए कि अली अमीन गड्ढा साहब को या गंडापुर साहब को जो है बेसिकली उनको थ्रेड करके और उनको खींच के वहां लेके जाया गया है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम्म उन्होंने अपना स्टांस ऑलरेडी शो कर दिया था कि भाई मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और कौन सा कोई बंदा है जो कि मुझे हिला के दिखा दे। और दूसरी हम्म बात यह है कि अगर इसी दौरान में अगर आप देखते हैं तो ये वाहद सूबा है जहाँ पे पिछले 10 साल से पीडीआई की ही गवर्नमेंट है, हम्म गंडापुर साहब की जो पार्टी है वही उसके ऊपर जो इक़्तिदार के अंदर है। और आपको पता है कि ये सूबा कितना ज़्यादा कर्ज़े की दलदल अच्छा, में वैसे दब चुका दुरानी है और साहब, चूँकि केपी की तारीख में किसी ने केपी की आवाम ने मुसलसल 2 दफा किसी भी हुकूमत को अपने ऊपर सिवाय तरीके इंसाफ के हुकूमत करने नहीं दी। ये भी तारीख में पहली दफा हुआ, बल्कि अब तीसरी दफा उन्होंने उनको अपने लिए इलेक्ट कर लिया है। देखिए ना, दो दफा उन्होंने इनको मुंतखब किया और उनका हम्म सूबा जो है वो कितने हजार अरब का जो मकरूज हो गया। अब हम्म तीसरी दफा हो जाएगा तो डेफिनेटली वो और ज्यादा कर्जे हालात में तो गिरे दुरानी जाएंगे। साहब हमारे मुल्क के सारे के ऐसे ही है ना, हमारे मुल्क के भी देख लें कर्जे देखिए कैसे हैं। देखिए अच्छा दुरानी अगर साहब, यहाँ पे गंडापुर साहब ने एक और बात की है, मुझे लगा है कि ये एक मस्बत बात है। उन्होंने कहा है कि वजीर आजम से उन्होंने बात जो की है कि बानी पीटीआई से सियासी इंगेजमेंट ज़रूरी है, सियासी इंगेजमेंट होगी तो सियासी मसाइल हल होंगे। यानी कि जो तरीके इंसाफ के बारे में बातें चल रही हैं कि वो ठीक है, मुज़ाकरत करने को तैयार भी हैं, नहीं है, दोनों मिली जुली सी इतलात हैं। आपको लगता है कि ये जो उन्होंने बात की है ये कहीं ना कहीं उससे लिंक्ड है? देखिए पंजाबी में कहते हैं कि बांदर जरा शौक ना नहीं नचता, सोटे के खौफ ना नचता है। हम्म तो ठीक है, उन्होंने बात कर दी, लेकिन इस बात को आप समझें कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। अगर ऐसी ही बात होती तो हम्म अभी चंद दिन पहले तक, सिर्फ चंद दिन पहले तक ही बानी पीटीआई जो है उनकी जानब से जेल से जो लोग मिल के आ रहे थे हम्म उनके बयानात आप सुन ले, अली अमीन गंडापुर साहब के बयानात सुन ले। जब पीपल्स पार्टी ने इनके साथ बात करने की कोशिश की तो उनको हम्म किस किस्म का जवाब दिया गया। मुस्लिम लीग नून ने जब इनसे बात करने की कोशिश की तो उनको किस किस्म का जवाब दिया गया। या मैं हुकूमत साजी की बात कर रहा हूँ। मुस्लिम लीग इसके नून अलावा ने तहरीक इंसाफ के साथ बात करने की कोशिश की थी हुकूमत साजी के लिए। जनाब, जी दुरानी साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखें जब रवाबत जो होते हैं, बैकडोर चैनल जो होते हैं वो कभी भी बंद नहीं होते। जैसे पीपल्स पार्टी ने तो इसको ओपनली इस बात को मान पीपल्स लिया पार्टी ने तो इसको ऑन कि किया था, हमने एग्जैक्टली। इनसे कोशिश की है, कि हम्म हमने इनसे बात करने की कोशिश की तो हमें उसका जवाब नफी में मिला है। तो हम्म इसी तरह जो दूसरा अगर मुस्लिम लीग नून है उसके दरवाजे भी हमेशा इनके लिए खुले हैं। लेकिन बात यह है कि मुस्लिम लीग नून तो एक कमांडिंग पोजीशन में मौजूद थी, लिहाजा उन्होंने इस तरह ओपनली इनके साथ बात नहीं की, लेकिन इन्होंने बैकडोर चैनल इनके साथ ओपन रहे हैं। तो क्या इस बात को क्या पीटीआई वाले डिनाई करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। बात सिर्फ ये है कि जब दूसरी पार्टी, जितनी भी पार्टीज हैं, इवन अगर मैं बात करता हूं तो जब ये सारी पार्टी जब मिलकर बैठी हुई थी उस वक्त आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी के अंदर, ये जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि पीटीआई भी हमारे साथ मिलकर बैठे हम्म और हम लोग मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए लेकिन काम करें। दुरानी साहब, और उससे तहरीक बड़ी इंसाफ भी कहती है ना हमें साथ चलने में कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारा जो मैंडेट है वो वापस कर दें, जो चोरी की है सीटें वो वापस कर दें, हम मिलके चल लेंगे। तो बात तो अभी यहाँ पे अभी आके रुक देखना, जाती है। देखिए नहीं, ऐसी ऐसी बात नहीं। अगर ऐसी बात है, 2018 में भी तो किसी का मैंडेट चोरी हुआ था ना। मैंडेट तो तो 2013 में भी चोरी हुआ था। बिल्कुल हुआ था, 2013 में भी चोरी हुआ था, 2018 में भी चोरी हुआ था, उससे पहले 2008 में हम्म जो है 2008 में भी किसी ना किसी का मैंडेट चोरी हुआ था, 2003 में भी किसी का मैंडेट चोरी हुआ था। लेकिन इससे उस फायदा वक्त अभी तो अभी देखिए दुरानी साहब दूसरी बात, मसला ये है कि वो हाथ में प्रूफ लेके फिर रहे हैं फॉर्म 45 की सूरत में, जिसपे तरीके अगर इंसाफ के तो छोड़े, उनके तो लोगों को हम छोड़ देते हैं, पीएमएलएन के अपने लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई फॉर्म 45 के मुताबिक कुछ सीटें बाकी तरीके इंसाफ जीती है, और ये बाकायदा ऑन कैमरा आके वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं।
देखिए मैं आपसे, देखिए इसके ऊपर मैं कोई दूसरी राय नहीं है, या मैं इस पे डिबेट करना नहीं चाहता आपके साथ। जी मैं जी। आपसे सिर्फ छोटी सी एक बात ही अर्ज कर रहा हूँ कि हम्म। जब 2018 में मैं आपको ये कह रहा था कि मेरा मैंडेट आपने चोरी किया, तो आप हम्म। उसके ऊपर कोई कानून साजी कर लेते, क्योंकि आपको इस बात का अंदाजा नहीं था कि 2024 के अंदर आपका मैंडेट भी चोरी हो सकता है। तो लिहाजा अब देखिए, इस वक्त बात यह है कि अगर आपके पास थोड़े बहुत पार्टी, इस वक्त आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर मौजूद हैं, अभी भी आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर मौजूद है, आप वहां पे बैठे कानून साजी करवाएं, अपनी पावर जो है, अपनी जो वहां पे अपनी जो पावर है उसको वहां पे उसका इन्फ्लुएंस करें, अपनी दूसरी पार्टीज को साथ में लाएं, उनके साथ गुफ्तो शनीद करें और आप कानून साजी करें। लेकिन जब आपने सिर्फ कानून मैं तो साजी मानूं कौन सी मैं तो करवाना चाह रहे हैं दुरानी नहीं है। साहब? तरीके इंसाफ से कौन सी कानून साजी करवाना चाह रहे हैं? जी, मैं तहरीक इंसाफ से किसी किस्म की कोई कानून साजी नहीं तो करवाना चाह आप रहा, किस क्योंकि कानून तहरीक साजी की इंसाफ, बात कर रहे थे, जरा मुझे समझ नहीं आई। मैं आपसे ये बात कर रहा, देखिए मेरी बात सुनिए, इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर मैं बेसिकली चाह रहा था, ठीक है। अच्छा। उसके उसके अलावा मैं ये चाहता हूं कि कानून साजी, इस तरह की कानून साजी होगा किसी किस्म के, जैसे अगर ये चाहते थे पीटीआई वाले, जिस हम बात कर रहे थे एक जमाने में, और अपने आखिरी दिनों के अंदर इन्होंने जोर लगाना शुरू कर दिया था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर, तो अगर ये कानून साजी हो जाए, इलेक्शन रिफॉर्म्स आ जाए, ईवीएम मशीन आ जाए, तो डेफिनेटली इस किस्म के तमाम जो मसाइल हैं, कोई भी जी कभी भी बिल्कुल जो हो पार्टी जानी चाहिए, ये मसाइल हल होने चाहिए ताकि ये मसाइल, मसाइल हमारे ना इस तरह से ख़त्म हो जाए। और अगर इसी तरह के इलेक्शंस होने हैं तो फिर हमारा आपका पैसा क्या ज़रूरत है इन इलेक्शंस पे ज़ाया करने की? वैसे ही फिर बंद कमरों में फैसले हो जाएं अगर इसी तरह से होने। दुरानी साहब, आपको लगता है कि मौजूदा सूरत हाल में सिर्फ जरदारी साहब ने ही अपने कार्ड्स ज़्यादा अच्छे और सही तरह से खेले हैं, अच्छी मूव प्ले की है? नहीं, जरदारी साहब के अलावा भी कुछ शख्सियात हैं जिन्होंने अपने कार्ड्स बहुत अच्छे खेले हैं हम्म। और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्लेसिंग की है, वो कौन सी है? और उसका उसका रिजल्ट इंशाल्लाह आपको जल्द नजर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा जी, सा थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे अगर मुनासिब समझे तो? वो कौन सी शख्सियात है? अ, अभी आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे जो बहुत सारे अहबाब आपको नजर आ रहे हैं जो कि इलेक्टेड नहीं है, लेकिन उनको बकायदा इलेक्ट करवाया जाएगा, उनको सेनेटर बनाया वो तो जाएगा। एक्सटेंशन हो गई ना, केयर टेकर्स की तो एक्सटेंशन हो गई। नहीं, ये केयर टेकर की एक्सटेंशन बिल्कुल नहीं है यहाँ पे ना। फायदा थोड़ा सा चीज को अगर आप देखें, आप ही के प्रोग्राम में आपसे मेरे साथ आपसे बात हो रही थी, जी तो मैं जी। आपको आपको मैंने इस वक्त ये बात की थी कि हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क में पॉलिसीज का तसलसल नहीं है, अच्छा। कंटिन्यूटी नहीं है। लेकिन उसके उसी उसी दौरान में मैंने आपसे ये बात कही थी कि पहली दफा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में जो इंटर्म जो अपना शहबाज, ये पीडीएम की जो गवर्नमेंट थी, उसने जो पॉलिसीज बनाई थी, हमारी जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उन पॉलिसीज को आगे लेके चली है। हम्म। और उसके बाद अब जैसे वो केयर टेकर गवर्नमेंट खत्म हुई है, दोबारा फिर से इलेक्टेड हुकूमत आई है, वो उसी पॉलिसीज को आगे लेके चल रही है। आप ये हम्म। देखेंगे कि हमारे कुछ टेक्नोक्रेट्स थे जो कि, और आपको भी पता है कि टेक्नोक्रेट्स जो होते हैं उनके ऊपर किसी किस्म का बर्डन नहीं होता, क्योंकि वो किसी को आंसरेबल नहीं होते। हम्म। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर कुछ की पोस्ट ऐसी हैं, खासतौर पर खजाना की अगर मैं बात करता हूँ, दाखिला की मैं बात करता हूँ, तो वो ऐसी ऐसी जगहों के ऊपर कुछ ऐसे पर्सन को लगाया जाएगा जो कि बेसिकली किसी किस्म का प्रेशर तो वो ले लेंगे, लेकिन उनको इस बात का कोई डर नहीं होगा कि उन्होंने पब्लिक को जाकर जवाबदेह भी होना है। अगर वो ज्यादा से ज्यादा जवाबदेह होंगे तो वो काबीना को जवाबदेह होंगे या प्राइम मिनिस्टर को जवाबदेह होंगे। मैं और लेकिन मेरे दुरानी साथ साहब, जवाब दे तो हर ओहदे पे जो भी बंदा है वो है, क्योंकि पाकिस्तान है, यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी को जवाब दे नहीं है। और अगर वजीर दाखिला या कोई भी इस तरह के लोग समझें कि हम जवाब दे नहीं है, तो फिर जवाब दे तो वो अवाम को हैं। अगर ये शॉर्टकट से किसी को मुंतखब करवा के ले आए तो ले आए, लेकिन कभी ना कभी इन्होंने आना तो अवाम के चुंगल में आना तो है ना इन्होंने। अब जो मोहसिन नकवी साहब हैं, इनको अगर आपने इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया है तो ठीक है, शॉर्टकट यूज़ कर लेंगे, सेनेटर बना देंगे, या किसी तरीके से 6 महीने का उनके पास टाइम होगा, वो एमएनए इलेक्ट होके वो इस तरीके से सामने आ जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली होगा क्या? हमने तो जो करना है, जो मूव खेलना है, वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए होनी चाहिए ना। देखें, अगर हम ये फायदा समझे कि कोई आंसरेबल नहीं है तो फिर तो पंजाब पुलिस भी पिछले 1.5 साल से जिस तरह से हाथ खुल गया, जो जलसे जुलूस करे, चिपेटे चमाटे चमाटे चमूटे लगा दे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अभी भी लगा रही है। देखें, फायदा मैं आपसे जो बात कर रहा हूं, जी मैं जी। आंसरेबल का मतलब ये है कि एक इलेक्टेड आदमी जो कि एमएनए या
एमपी का इलेक्शन लड़के आता है और वो अपने इलाके में लोगों के पास बिल्कुल जाता है, अपने होता है। वोटर्स के पास जाता है, जी वो जी। वोटर्स के पास जाता है, वो आंसरेबल होता है, क्योंकि उसको इस बात का फियर होता है कि अगर मैं किसी चीज को डिलीवर नहीं कर सकूंगा या मैं किसी किस्म का कोई सख्त डिसीजन लूंगा तो मैंने कल को इन्हीं लोगों के पास दोबारा वोट लेने के लिए आना है। ठीक है। लेकिन जो लोग इस तरह के लोग होते हैं उनको एटलीस्ट ये फियर नहीं होता, वो आपके सामने है। आप दुरानी इस साहब, शेख इस को तरह आप के लोगों को देख लें, लाता शौकत कौन है, तरीन को आप सजेस्ट देख लें। कौन करता है? इस तरह के हाँ लोगों जी, को सजेस्ट कौन करता है, लेके कौन आता है? पीएमएलएन तो वही डेफिनेटली नहीं करती होगी, ना ही पीपल्स पार्टी ने सजेस्ट किया होगा। आपने आप आपने 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 मुझसे सवाल पूछा था कि जरदारी साहब ने पत्ते बहुत अच्छे खेले, तो मैंने आपको कहा था जरदारी साहब के अलावा भी कुछ लोग हैं जिन्होंने पत्ते बहुत अच्छे खेले हैं। हम्म। तो ये वही लोग हैं जो कि जिनके जब करदा लोग जो हैं अब आपके सामने नजर आ रहे हैं, जिनके ऊपर आप और मैं बात कर रहे हैं। ठीक है। जी, तो ये सजेशंस अपने ही खेले हुए पत्तों की तरफ से आई है, या आपको लगता है कि भाई हाई कमांड से भी इसकी कोई अप्रूवल आ सकती है, आई देखिए होगी? हाई देखिए अगर पीपल्स पार्टी की हाईकमान की बात करता हूं तो आसफ अली जरदारी साहब है, और नून लीग की अगर नहीं हाईकमान नहीं, की वो बात करता जरदारी हूं साहब को तो छोड़ देना, वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो तो उन्होंने तो हल्के की सियासत की, उन्होंने तो इलेक्शन लड़ा। पीएमएलएन की अगर बात करें तो उन्होंने भी कुछ ऐसी शख्सियात हैं जो इस हुकूमत में आए हैं, जो कि इलेक्शन में नहीं गए, नॉन इलेक्टेड हैं, वो आके अहम ओहदों पे आई हैं। उनकी बात कर रहे हैं कि उनको किसने सजेस्ट किया, उनको किसने आगे मैं हाईलाइट किया कि हाँ जी इनको ये ओहदे मिलने देखिए चाहिए? देखिए मैं आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं, आप ही के प्रोग्राम में बैठा हुआ था और हमने काकड़ साहब की बात हुई थी शायद, हम्म। और आपको शायद याद होगा, तो मैं वो आपने कहा था कि वो रियाज राजा रियाज साहब ने, तो मैंने कहा राजा रियाज साहब को तो अपना नहीं पता होता, तो वो जी कैसे बिल्कुल। किस तरह सजेस्ट करते, वो बिल्कुल किस तरह बिल्कुल, सजेस्ट काकर साहब करते के थे। नाम की बात हुई थी, एग्जैक्टली। तो अब आपको क्या लगता है ये नाम कहाँ से आए होंगे? नहीं, मुझे तो लगता है, मुझे तो पता है, मुझे तो श्योर है। हम्म। बेसिकली बात ये है कि कुछ देखें, एक मैं आपको छोटी सी बात बताऊं फायजा, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि हम और आप हम एक टीवी चैनल के ऊपर बैठ के डिस्कस तो कर लेते होते हैं, लेकिन आम जो पब्लिक होती है वो उसके लिए वो चीजें डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो चीजें जो फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, हमारे लिए नहीं, हमारे सुनने वालों के लिए चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लेकिन ठीक बात है। यह है कि जो दुरानी आपने साहब, बात की। दुरानी साहब मुझे थोड़ा सा मार्जिन दीजिएगा, मैं फिर दोबारा आती हूँ। काशिफ बशीर खान साहब ने नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया काशिफ साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। जी काशिफ थैंक यू साहब वेरी अस्सलाम मच। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फायदा आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। काशिफ साहब, सबका फोकस इस बात पे है कि जनाब जरदारी साहब आ गए हैं, जरदारी साहब मुफाहमत के बादशाह हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जो मेरे अंदर जो एक क्वेश्चन स्टक है वो ये है कि जरदारी साहब आए क्यों हैं? जरदारी साहब को क्या जरूरत पड़ी थी आने की, दूसरी दफा सदर बनने की? पर्क्स की उनको जरूरत नहीं है, प्रोटोकॉल्स की उनको जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है बैक एंड पे क्या गेम हो सकती है जरदारी साहब के आने पे? तो देखें, बेसिकली जरदारी साहब जो एक ऐसा शख्स के जिसके ऊपर अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं, पापड़ वाला और पता नहीं कौन कौन से वाला जो है, उसके बाद ओमनी जो बैंक था, वो सारे करप्शन के खरबों रुपए के केसेस इनके ऊपर है। इनको आने की इसलिए जरूरत थी कि ये जो करप्शन की हुई है, मेगा करप्शन की हुई है, सरे महल से शुरू हो गए आज तक, इनकी करप्शन के कभी खत्म नहीं होते हैं। ये खानदान शरीफा और जरदारी फैमिली, ये दोनों इतने बड़े मतलब नेक लोग हैं, जिनको नेक इन सेंस कि इन्होंने पाकिस्तान की जो दौलत है उसको लूट कर बड़े महफूज मकामात पर पहुंचाया हुआ है। तो उसके अलावा आप देखें ना, ये छोटे लोग हैं जो बड़ी सीटों पे बैठे हुए हैं, और इनको वहां पे लेकिन बिठाकर लेकिन काशिफ साहब, वो जो केसेस की आप बात कर रहे हैं, उन केसेस में कोई खास तेजी नहीं थी कि इनको इस बड़े ओहदे के लिए आना पड़े। होता ना कि अगर केसेस में बहुत ज्यादा तेजी है तो चलें अपने आप को सेव करें, वो तो नॉर्मल रूटीन में चल रहे थे। जी हाँ, वो अब तो नॉर्मल रूटीन में क्या, मैं कहता हूँ सब खाते में पड़ गए हुए हैं, उनके भी और शरीफों के भी। ये वक्त वक्त की बात है, लेकिन जब ये गवर्नमेंट नहीं दे रहे थे, जिस दिन रात को 12:30 बजे उन्होंने अनाउंस किया गया है, तो सुना है कि उनको यही कहा गया था कि अगर आप गवर्नमेंट में नहीं आएंगे तो आप दोनों पार्टियों के ये केसेस खोल दिए जाएंगे, फिर आप जाने और इमरान खान जाने। मतलब बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जिस रियासत में हम रह रहे हैं, ये रियासत पाकिस्तान है और कायदे आजम ने बनाई थी, लेकिन आज यहाँ पे ये हाल है कि हमारे ऊपर जो इम्पोज किए हुए लोग हैं, उनके ऊपर बहुत संगीन दाग हैं करप्शन के, बल्कि ओपन एंड शट केसेस भी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, और इस वक्त हम बहुत बुरे हालात में घिरे हुए हैं, मुआशी गर्दाब में फंस अच्छा, चुके हैं। मुआशी गर्दाब की जहां तक बात की काशिफ साहब, आज हमारे वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर साहब
वैसे इम्यूनिटी उनकी ज़रा कम ही है, वो फ़ौरन आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते होते हैं। हमने पहले भी एक दफ़ा देखा था, एक वकील का जब मर्डर हुआ था कोयटा वाली साइड पे, उन्होंने फ़ौरन से आके तो बानी पीटीआई पे इल्ज़ाम लगा दिया था। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, वो अपने तय इन्वेस्टिगेशन करके आधे घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने खड़का दी थी। अच्छा, अब उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है जनाब के पीटीआई यूरोपीय यूनियन को कह रही है कि पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस वापस लिया जाए। पीटीआई डिनाई कर रही है। आपको क्या लगता है ये सब क्या है? आप देखिए, GST प्लस स्टेटस जो है हमें मिला था 2012 में भी मिला था, जब सरवर साहब ने कोशिशें की थी। उसके बाद हमने उसका कितना फायदा उठाया। और ये झूठ बोलता है ये शख्स, तो इनका दर खरीद गुलाम है। आपको पता है कि ये PRO था, इसके ऊपर तो शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने समरी भी भिजवाई थी जिसको यहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने रद्द कर दिया था। तो इनका काम ही झूठ बोलना है और काम में जो है इख्तिलाफ फैलाना है, और ये क्योस में इजाफे का बायस है। मेरा जो अभी तक कह रहे हैं कि जी हमने यूरोपीय यूनियन को खत लिखा नहीं है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं है, आपके पास बिजली नहीं है, आपके पास गैस नहीं है, और GSP स्टेटस की आप बात कर रहे हैं, आप कहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे आपके? तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो आप बहुत बड़ी करदाब में, यानी कि आपको लगता है कि इन्होंने खत नहीं लिखा होगा तहरीक इंसाफ? नहीं, उनका स्टेटमेंट्स आ गई हैं PTI जी जी, वो तो डिनाई कर गए हैं कि हमने नहीं लिखा। अच्छा, लास्ट कमेंट दुरानी साहब, वक्त की किल्लत, लास्ट 20 सेकंड, आपको क्या लगता है दोनों में से किसकी स्टेटमेंट में ज्यादा वेट है? वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब का कि खत लिखा है, या PTI की जो तरदीद आई है उसमें ज्यादा वेट है? किसका लगता है ज्यादा वेट है? मुझसे पूछ रही है? नहीं काशिफ साहब, मैं दुरानी साहब से इनका लास्ट पॉइंट जान लूं। जी, मुझे लगता है कि पीटीआई ने जो तरदीद की है वो ज्यादा उसमें वेटेज है, क्योंकि पीटीआई हमेशा करने के बाद उस चीज की तरदीद करती है, या जो काम कर लेते हैं उसके बाद वो तरदीद करते हैं, तो बाद में पता लगता है कि वो वाकई काम हो चुका है, क्योंकि ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। अच्छा, और ये आपके सामने ही है। उन्होंने IMF को भी खत लिखा, उन्होंने यानी कि आपको लगता है कि ये खत लिखा गया होगा? अब ये कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये अगर खत नहीं भी लिखा लेकिन वो लिख देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसाम दुरानी साहब, काशिफ बशीर खान साहब, आप दोनों ने मुझे ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाजत, बशर्ते जिंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।